अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अभी 14 अगस्त 2025 और जुमेरात के दिन की रात है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब 15 अगस्त 2025 और जुमे के दिन का आगाज़ जो है, वो हो चुका। इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, जिनका मैं एक क्विक एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कीजिए कि एक इंतहाई क्रेडिबल सोर्स का मुझे ये कहना है कि पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान को अप्रोच कर रही है, उनके सामने अपना एक प्रपोज़ल जो है नेगोशिएशन के लिए रख रही है। मैं समझता हूँ कि अगर वाक़ई ऐसा है, चूँकि सिंगल पर्सन, सिंगल सोर्स के ऊपर मैं डिपेंड कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वाक़ई ही ऐसा है, तो ये एक बड़ी पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। लेकिन इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं, हम ऐसी बातें सुन चुके हैं। इसके कोई प्रॉपर टर्म्स एंड जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, वो बन नहीं सके। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक एनालिसिस भी आपके सामने रखूँगा कि क्यों ये पॉजिटिव है, क्यों ऐसा होना चाहिए, इसकी क्या वजूहात हैं, और क्यों दोनों तरफ़ों को, एक तरफ से इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अब इस जगह पे एक इस मरहले से आगे निकलने की ज़रूरत है। और पूरा पाकिस्तान थक चुका है, पाकिस्तान की सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तरफ चलूँ, 2-3 और ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैं एक ज़िक्र करता चला जाऊँ। सबसे पहले ये ज़हन में रखिए कि आज के दिन में जो दिन शुरू होगा 15 अगस्त का, उसमें इंटरनेशनली स्पीकिंग, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी जहाँ पनाह शहनशाह आलम जो हैं, उनकी मुलाकात तो रूस के सदर ज़ार प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिका की रियासत अलास्का के मुकाम एंकरेज में, उस अमेरिका की रियासत अलास्का में जो अमेरिका ने 19वीं सदी में रूस ही से खरीदी थी, और रूसी रिग्रेट करते होंगे क्योंकि बाद में वहाँ तेल निकल आया। वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी, यूक्रेन के तनाज़र में, यूरोप में जंग के तनाज़र में, और इसका जो असर है, कुछ भी इसका रिजल्ट निकले, इसका असर हिंदुस्तान पे होगा, दुनिया पे होगा, पाकिस्तान पे होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देखिए कि जो 14 अगस्त का दिन था, उसमें पाकिस्तान के तूलो अरज़ में, कराची शहर में, खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन हर शहर, कस्बे, देहात में, पंजाब में, बाज़ मकामात में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत बड़ी-बड़ी रैलीज़ जो हैं निकाली और मैनेज किया। और कराची में तो बहुत ही इम्प्रेसिव शो था। डेरा गाज़ी खान, डेरा इस्माइल खान में भी बहुत ज़्यादा लोगों की मैंने वीडियोज़ जो हैं वो देखी हैं। ये इस लिहाज से मुझे ताज्जुब है इसमें कि 50 महीने के बाद भी इमरान खान की चाहत, इमरान खान की जो एक अपील है, वो इतनी ज़्यादा है लोगों में कि 50 महीने हो गए। बिकॉज़ मैं इस कहानी को जून 2021 से शुरू करता हूँ, जब जनरल बाजवा ने ये फ़ैसला कर लिया था और एक साज़िश का उन्होंने भरपूर आगाज़ कर दिया था। जब वो डीजीआईएसआई को बदलने की कोशिश कर रहे थे, नदीम अंजुम को लाना चाहते थे, जनरल फैज़ हमीद को हटाना चाहते थे कि मैंने इमरान खान की हुकूमत को हटाना है। और उस स्टेज पे उनकी शरीफ ज़रदारी और मौलाना फ़ज़ल रहमान के साथ उनकी बातचीत जो है, वो कंक्लूड हो चुकी थी। ये फैसला हो चुका था कि इमरान खान के रिजीम को हटाना है। तो उसके 50 महीने के बाद भी अभी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खड़े हैं। ये एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, खुद शरीफ जरदारी के लिए, कि जिस मूवमेंट का उन्होंने सर कुचलना चाहा, वो मूवमेंट आज भी उसी तरह से खड़ी है। और ये डिमांड करती है, ये मूवमेंट डिमांड करती है, और तारीख ये डिमांड करती है कि आप इस मूवमेंट के साथ नेगोशिएशन करें। अब इसमें ज़हन में रखिए कि इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में 15 अगस्त जो है वो शुरू हो चुकी है। और 14 अगस्त में पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे के हवाले से जो भी सेलिब्रेशंस हुई वो हमारे सामने। अब हमने देखना है कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान में अपने डे ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से क्या सेलिब्रेशंस होती हैं। मेरी नज़र में हुसैन हक्कानी साहब का एक ट्वीट मेरे सामने गुजरा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 1947, 48, 49 पहले जो 2 साल थे, पाकिस्तान भी अपने डे ऑफ इंडिपेंडेंस को 15 अगस्त ही को मनाया करता था। ये बाद में 2 साल के बाद ख्याल आया कि अगर हिंदुस्तान 15 को मनाता है तो हमें 14 को मनाना चाहिए। ये वैसे एक नई इन्फॉर्मेशन मेरे लिए, मेरा ये ख्याल था कि पहले दिन से ही पाकिस्तान 14 को मनाता था और हिंदुस्तान जो है वो 15 को मनाता था। और बाद में हिंदुस्तान ने बल्कि एक तरह से अपना डिफरेंस रखा है कि उन्होंने अपनी आज़ादी का दिन 15 अगस्त रखा, लेकिन पता चला कि ये डिफरेंस बाद में पाकिस्तान ने पैदा किया था। तो अब इसमें थोड़ा-सा मैं चंद घंटे पहले इसी हवाले से, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूँ कि 14 अगस्त में जो कुछ किया गया पाकिस्तान में, मैंने चंद घंटे पहले, मैं सभी के वीलॉग, सभी के पॉडकास्ट देखता हूँ। तो मैंने डॉक्टर शहबाज गिल का भी मैंने वीलॉग देखा 14 अगस्त के हवाले से। मैंने इमरान रियाज़ खान जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन हैं, उनका भी मैंने देखा। शहबाज गिल ने बहुत मज़े ले लेके, बहुत तफ़सीलात से डिस्क्राइब की कि किस तरह से कोई बचा ही नहीं जिससे कि शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम ने 14 अगस्त और मार्का हक के खाते में उसे एक अवार्ड जो है
है ज़बरदस्ती नहीं पकड़ा दिया, तो कोई छोड़ा नहीं उन्होंने, बहुत उन्होंने मज़े ले लेके उसकी तफसीलात जो हैं वो डिस्क्राइब की। लेकिन इमरान रियाज़ का जब मैं वीलॉग देख रहा था तो इमरान रियाज़ ने दुख से एक जुमला बोला जिससे मेरे ठक करके घंटी मेरी बजी, और वो उन्होंने कहा ये कि 23 मार्च जो है वो पाकिस्तान डे जो है, उसमें पहले कोई तारीख की बात हो जाती थी, कोई मुस्लिम लीग की स्ट्रगल की बात हो जाती थी, कोई फ़लसफ़े की बात हो जाती थी, कोई अब पाकिस्तान की तहरीक की बात हो जाती थी, लेकिन अब वो भी महज़ एक मिलिट्री परेड के दिन में कन्वर्ट हो गया है। फिर उन्होंने कहा वो तो चले हो ही गया है, वहाँ पर भी सारी वो चीज़ें, अब 14 अगस्त जो था वो भी उसी चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, मार्का हक के साथ मर्ज करके आगे हमारा 6 दिसंबर 6 से 6 सितंबर का डिफेंस डे आ रहा है। और मैं सोच रहा था कि जो कुछ इन्होंने 14 अगस्त को किया है, ये इन्होंने 6 सितंबर को कर लेते तो फिर भी कुछ थोड़ा सा बेहतर लगता। बहरहाल इमरान ने कहा कि आगे क्या होगा, और इस चीज़ के ऊपर मैं क्विक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या बनती हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जो सीन था 14 अगस्त 2025 का, वो मैं थोड़ा सा उसका मंजरनामा आपके सामने रखूँ। अंग्रेज़ी ज़ुबान में अमेरिका बरतानिया में सड़ा हुआ एक कमेंट होता है, वो कहते हैं दे आर टेकिंग द पिस। दे आर टेकिंग द पिस का मतलब होता है कि यार ये हद से आगे चले गए हैं, ये बेशर्मी की हर हद इन्होंने फलांग ली है, क्रॉस कर ली है। ये जो तमाशा इन्होंने किया है, शरीफ सरदारी आसिम रजीम ने, इनके स्कीमर्स, इनके प्लानर्स, इनके समझाने वाले, इनके एडवाइज़र्स जो भी इनके थे, ब्रेन वेव इनकी थी, इन्होंने मार्का हक को 14 अगस्त 2025 के इंडिपेंडेंस डे के साथ जोड़ के दे हैव टेकन द पिस। और इन्होंने इस दिन की जो तकद्दुस था, इसकी जो सैंक्टिटी थी, इसकी जो अज़मत थी, इसकी जो सीरियसनेस थी, उसका इन्होंने कुंडा कर दिया है, उसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। आप देखें कि पहले तो इस चीज़ को ज़रा एब्ज़ॉर्ब करें कि आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ मिलके पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तमगा दे रहे हैं, पता नहीं कौन सा, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं उस तमगे के नाम में। लेकिन ये तो ऐसा ही है जैसे मैं ग्लोबल विलेज स्पेस में कुछ छोटे मोटे लड़के लड़की को कहूँ कि वो लोग एक स्टोरी पब्लिश कर दें, उसमें कहें कि जनाब ग्लोबल विलेज स्पेस ने एक सर्वे करवाया है, ये हमने एक एनालिसिस किया है, और जिसके नतीजे में डॉक्टर मोहित पीरज़ादा पाकिस्तान के, दुनिया के, रूह ज़मीन के, कायनात के सबसे बड़े सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, उनको गोल्ड मेडल या प्लेटिनम मेडल या तमगा इम्तियाज़ या तमगा जुर्रत या तमगा बसालत देना चाहिए। यानी जब आर्मी चीफ जो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसी को शरीफ सरदारी जो हैं, जो उसके नौकर हैं और उसके कंट्रोल में है, वो उसको तमगा बांट रहे हैं, तो उस तमगे की कितनी सीरियस है। मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर भी, बाकी सब लोगों के भी जो ये सारा तमाशा वहाँ पे देख रहे थे। बहरहाल आर्मी चीफ ही को नहीं दिया उन्होंने, अगर सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ को दे देते, चंद एयरफोर्स के ऑफिसर्स को दे देते, तो भी चले, उसमें कोई सेंस उसकी होती। लेकिन एयर चीफ के अलावा नेवल चीफ, आई डोंट नो नेवल चीफ ने क्या किया, नेवी को छुपा के रखा सारा 14 अगस्त को, नेवल चीफ को भी दे दिया है। फिर उसके बाद एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उनका क्या रोल था सारे टाइम पीरियड में, वो पता नहीं पाकिस्तान में थे भी कि नहीं थे, किधर थे, उनका क्या रोल था। बहरहाल उसके आगे आ चलें, डीजीआई जनरल आसिम मलिक साहब को भी एक तमगा दे दिया गया है। फिर डीजी आईएसपीआर को तो मेरा ख्याल है वैसे दे भी देते तो बनता था, बेचारों ने बहुत मेहनत की उन दोनों में। कम से कम आप कह सकते थे कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लेवल की डिफेंस कम्युनिकेशन की है दुनिया के साथ, उनका बन जाता था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का सीन तो मैंने एक वीडियो बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखी, क्योंकि वहाँ पे हामिद मीर साहब भी बैठे हुए थे, बाकी सब लोग तालियां मार रहे थे, हामिद मीर साहब ने बड़ी ग्रेस रखी, उन्होंने बड़ी खामोशी से वो खौफनाक सीन देखा जहाँ पे ख्वाजा आसिफ शर्माते शर्माते, ऐसे लग रहा था बड़ा गिल्टी फीलिंग उनको हो रही है, एहसास जुर्म के साथ उन्होंने वो तमगा शमगा अपना जो है वो रिसीव किया। तो एक इन्होंने जो भी इन्होंने किया, चले वो तो उसका सीन हो गया। अब मैं कमिंग बैक टू इमरान रियाज के कमेंट से कि 23 मार्च हमारा था, वो भी कन्वर्ट हो गया, 14 अगस्त का भी हो गया, आगे 6 दिसंबर आ रहा। कई दफ़ा लोग ये जो मिलिट्री के ऊपर जो ओवर एम्फेसिस है, उसको सिर्फ फाइनेंशियल या डिफेंस के इम्पैक्ट से, बजट के इम्पैक्ट से देखते हैं, और वो इम्पैक्ट भी है इस दफ़ा बहुत प्रोनाउंस। बिकॉज 2 दिन पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट के अंदर 20% इजाफा किया जाएगा, और इसी दिन 14 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान अब एक रॉकेट फोर्स जो है वो बनाएगा। चलें, ये तो हो गई बात। अब ये अच्छा मज़े की बात है कि औरंगज़ेब साहब ने ये भी कहा है, पाकिस्तान के एदाद व शुमार अखबारात में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो डिफेंस आउटले है वो पाकिस्तान के जीडीपी का 1.9% होगा। हालांकि एक आध साल पहले 20% इजाफे से पहले ये 2.3 या 2.4% था। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, और आप में से बहुत से लोग मुझसे एग्री करेंगे, कि पाकिस्तान का जो डिफेंस आउटले है, इसके फिगर्स को फज भी किया जाता है, इसमें क्रिएटिव अकाउंटिंग भी की जाती है, इसको छुपाया भी जाता है ताकि दुनिया को ना पता चल सके कि ये जीडीपी का कितना परसेंट है, और इसके बारे में कोई असल एदाद शुमार नहीं पता। अगर कोई भी सहाफ़ी आपको डॉन ट्रिब्यून वगैरह का कहता है कि ये असल फिगर्स हैं, वो या झूठ बोल रहा है या उसको ठीक तरह से पता नहीं है, बेवकूफ़ है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो पाकिस्तान का इस वक्त जो टोटल जीडीपी है नॉमिनल, वो मेरे ख्याल 370, 72 या 75 बिलियन डॉलर का है,
اور اس میں اگر $9 بلین جو ہیں وہ ڈیفنس کے ہیں، اور یہ بھی اصل فگر نہیں ہونے لگا، تو یہ کم از کم بھی 2.4% بنتا ہے، یہ 1.9% نہیں بنتا، لیکن اصل فگر بہت زیادہ ہونے لگا۔ لیکن اس کا اصل تعلق جو ہے وہ فائنینس اور بجٹ اور پیسے اور اکنامک کے معاملات سے نہیں، اس ساری اوور ایمفیسس کا تعلق پاکستان کے ذہن سے ہے، پاکستان کی تھاٹ سے ہے، پاکستان کے کلیکٹیو مائنڈ سے ہے، شعور سے ہے، اس کا تعلق الٹیمیٹلی پاکستان کی سیاست سے ہے۔ جب پاکستان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں، سب سے جو باعث عزت قسم کے لوگ ہیں، یہ باعث فخر اگر جس چیز کو آپ کنورٹ کرتے ہیں، وہ عسکری ہیں، وہ سولجرز ہیں، وہ سپاہی ہیں، وہ فوج کے افسر ہیں، وہ جرنیل ہیں، تو اس کا ایفیکٹ یہ بنتا ہے کہ پاکستان کا پوری پالیٹکس جو ہے وہ ان کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے، اور یہی چیز ہوتی رہی ہے گزشتہ 50-60 سال سے، جس کا خمیازہ ہم اس اسٹیج کے اوپر بھگت رہے ہیں۔ اس کی صورتحال اس حد تک ہو چکی ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی سائنس کی بات ہوتی ہے، کوئی پاکستان میں ایسٹرولوجی کی بات ہوتی ہے، یا ایسٹرونومی کی بات ہوتی ہے، یا کوئی سیٹلائٹ کی بات ہوتی ہے، کوئی یونیورسٹی کی بات ہوتی ہے، کوئی تھنک ٹینک کی بات ہوتی ہے، کوئی میڈیا کی بات ہوتی ہے، کوئی کتاب لکھنے کی بات ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں نیشنل سیکیورٹی کی گرد گھوم رہی۔ تو یہ ایک ایسی گیریزن اسٹیٹ ہے جسے امریکن جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور ہندوستانی تو دہائی دیتے رہے عرصے سے کہ گیریزن اسٹیٹ ہے، اور امریکنس تو کھلم کھلا لکھتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ سارا کا سارا صرف کھڑا ہے انڈر دا فیئر آف انڈیا۔ اس کو ہم ڈینائی کرتے رہے، لیکن اب اس کو کتنی دیر ہم ڈینائی کریں گے کہ پاکستان کی ساری جو ڈیفینیشن ہے وہ فیئر آف انڈیا ہی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس پہ غور کیجئے، اس انٹرسٹنگ سچویشن پہ غور کیجئے کہ چند دن پہلے جب پاکستان کے آرمی چیف محترم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے امریکہ کے شہر ٹیمپا فلوریڈا کی ریاست میں، جہاں سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹر ہیں، وہاں پاکستانیوں سے کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے بات کی کہ ہندوستان کی اگزامپل ایک شائننگ مرسڈیز کی طرح ہے اور پاکستان ایک ڈمپر ٹرک ہے۔ تو تحت و شعور میں ان کے اپنے کیا چیز ہے؟ ان کے اپنے تحت و شعور میں ہے کہ ہندوستان ایک ایسی اکانومی ہے جو ٹیک آف کر رہی ہے، ہندوستان ایک پروگریسو سوسائٹی ہے، ہندوستان ترقی کر رہا ہے، ہندوستان کا فیوچر ہے، جو ہائی وے پہ نکلے گا تو مرسڈیز سے شائننگ مرسڈیز فراری میں اسپورٹس کار میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان کیا ہے؟ خود آرمی چیف کیا ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ڈمپر ٹرک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان صرف ایک فورس آف ڈسٹرکشن ہے، پاکستان صرف تباہی مچا سکتا ہے، پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، پاکستان صرف ایک ڈرنے والی چیز ہے، یعنی پاکستان کی کوئی پازیٹیو چیز نہیں۔ یہ تحت و شعور ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو فرائیڈین سلپ بھی کہتے ہیں سائکائٹری کے اندر، کہ جنرل صاحب نے وہاں پر یہ چیز ثابت کر دی۔ اب 15 اگست ہو گئی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم سنگم پہ کھڑے ہیں 14 اور 15 اگست کے۔ اب 15 اگست میں جو ہندوستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ کیسے منایا جائے گا؟ شنید یہ ہے کہ وہاں پر بھی اس دفعہ آپریشن سندور جو ہے اس کو بڑے پرومیننٹ طریقے سے 15 اگست کی سیلیبریشن کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک شامل ہوتا ہے، یہ رات کے 12 بجے تک ہمارے سامنے آ جائے گا اگلے 24 گھنٹے میں۔ لیکن اپیرنٹلی ریڈ فورٹ جو کبھی مسلم طاقت کا ہندوستان میں مظہر ہوا کرتا تھا، وہاں سے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں فلیگ انفرل کریں گے، اس کو فلیگ کھولیں گے، اور 100 سے زیادہ لوکیشنز میں ہندوستان میں ملٹری اینڈ سول ڈیفنس کی پریڈز بھی ہوں گی، برانڈ بھی ہوگا ملٹری کا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہوتی، وہاں دوڑیں ہوتی ہیں، ریس ہوتی ہے، دوڑیں ہوتی ہیں، اور رنز کیے جائیں گے فریڈم کے نام پہ ہندوستان کے 100 سے زیادہ شہروں کے اندر مقامات پہ۔ جو 5000 انویٹیشنز ایشو کیے گئے ہیں ریڈ فورٹ کے اوپر سیلیبریشن کے، جو آپ اس وقت شاید چل رہی ہوگی، ان کے اوپر جو لوگو ہے اس میں آپریشن سندور کا بھی لوگو ہے۔ ایک انہوں نے اس کو بیلنس کیا ہے نئے بھارت کے حوالے سے، وہاں چناب کا جو نیا برج بنایا ہے جو کہتے ہیں کہ سب سے اونچا برج ہے دنیا میں، اس کی بھی وہاں پہ انہوں نے لوگو یا تصویر وغیرہ جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے۔ لیکن کس حد تک یہ اسے ایکوموڈیٹ کرتے ہیں، کس حد تک اس میں آپریشن سندور ہمیں پرومیننٹ نظر آتا ہے، یہ ہمیں اور چند گھنٹوں میں بڑی واضح طور پہ اس کی صورتحال جو ہے ہم سے کلیئر ہو جائے گی۔ ایک نیگیٹو ڈیسیژن بڑا ہوا ہندوستان سے جب انہوں نے رد کر دیا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہیگ کا جو ڈیسیژن ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے انٹرپریٹیشن کے حوالے سے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ یہ نہ لیجیٹیمیٹ ہے، نہ اس کی لیگیلٹی ہے، نہ ہم اس سے مانتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا ٹیکنیکل ریزن چیک کیا، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ پاکستان اپلیکیشن لے کے گیا تھا، ہم نے شروع سے کہہ دیا تھا کہ یہ کورٹ کا بینچ اسے دیکھ ہی نہیں سکتا، بیکاز اس کا جو میکینزم ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایک ٹیکنیکل آربیٹریشن یا ٹیکنیکل ممبر کے سامنے لے کے جائیں گے، ایکسپرٹ کے سامنے لے کے جائیں گے، اس کے فیصلے پہ اگر آپ کو اتفاق نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ایک کورٹ کے سامنے لے جا سکتے ہیں۔ ہندوستان کا آرگومنٹ کیا ہے؟ بیسکلی یہاں تھوڑا سا شک ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کی اصل نیت کیا ہے، بیکاز جب آپ
टेक्निकल एक्सपर्ट के पास जाने की बात करते हैं तो हिंदुस्तान ये कहता है कि इन व्यू ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जो हमें अवेलेबल है, हम ऐसे डैम बना सकते हैं जो सिर्फ रन ऑफ द रिवर नहीं है बल्कि थोड़ा सा पानी रोकते भी हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी इस शक को कि हिंदुस्तान का सारा जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस है, इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ पहलगाम से नहीं है, ये इनकी पहले से देरीना ख्वाहिश है, उसको यहाँ पे तकवीत मिलती है। साथ हिंदुस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है रंधावा साहब, ये पता नहीं क्या नाम है उनका कहना ये था कि ये हेल्ड इन इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक हेल्ड इन अबेयंस में रहेगी जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी नहीं ख़त्म होती। मैं जब हर दफ़ा हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ सुनता हूँ तो मेरे ज़हन में ख्याल आता है कि क्या वजह है, अगर मसला सिर्फ दहशतगर्दी का है तो पाकिस्तान चीन की मदद से, अमेरिका की मदद से, यूरोपियन यूनियन की मदद से, वर्ल्ड बैंक की मदद से, किसी की मदद से क्यों हिंदुस्तान को अप्रोच नहीं करता और उनको कहता है कि भाई हम दहशतगर्दी पे आपसे मुकम्मल बात करने को तैयार हैं। हम भी एग्री करते हैं कि दहशतगर्दी अब बलूचिस्तान में भी बंद होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी बंद होनी चाहिए, और लेट्स फ्री ड्रॉप इंडस वाटर ट्रीटी को इसमें से निकालें। आई डोंट नो कि ये चीज़ हम इस पे प्रोग्रेस जो है वो क्यों नहीं कर पा रहे। अब आए इस चीज़ के ऊपर कि जो एक सिंगल सोर्स पर्सन ने, इंतहाई क्रेडिबल सोर्स ने मुझसे ये कहा कि पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक बार फिर इमरान खान से राब्ते कायम करना चाह रही है, कर चुकी है, और उनके सामने अपना एक प्रपोजल रख रही है। मैंने शुरू में ही कहा कि अगर वाकई ही ऐसा है तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पूरा मुल्क थक चुका है। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ ने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इन गुज़िश्ता 50 महीनों की जो ये सियासी जंग है इसमें बहुत सफ़र किया है, बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की मिलिट्री का, उसके मोरल का, उसकी रिस्पेक्ट का, उसकी प्रेस्टीज का। और ये जो मोमेंट्री रिलीफ है डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में, इसका मैं मज़ीद अभी जिक्र करने वाला हूँ। जैसे ही कोई हालात में तब्दीली आएगी तो ये बहुत ज़्यादा जो गुडविल मिली हुई है डोनाल्ड ट्रंप तक पाकिस्तान की मिलिट्री चीफ को, ये शायद इस तरह से बरकरार जो है वो ना रह सके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत ही मर्क्यूरियल शख्सियत के मालिक हैं। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस अगर कोई ऐसा प्रोसेस चल पड़ता है बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान, तो ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। लेकिन अब इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स भी हैं। पहले भी इस तरह की बहुत सी खबरें आईं और उसके बाद हमने देखा कि पहले से ज़्यादा बढ़ के इमरान खान ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स उसके बाद दी, और हर दफ़ा यही शक था कि ये जो कुछ भी था ये एक बहलावा था, ये एक फ्रॉड था, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे थे और मकसद कुछ और होता था, कभी भी उसमें प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो सकी। अब ये भी ठीक तरह से कहना मुमकिन नहीं है कि कभी भी नीयत नहीं होती है या उस पर प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। एक तरफ से कहा जाता है कि इमरान खान बड़े ज़िद्दी हैं, दूसरी तरफ से लगता है कि कभी भी सिंसियरिटी जो है वो नहीं थी। तो मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि अभी तो किसी ने इसका जिक्र किया नहीं है, मेरी एडवाइस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, इमरान खान के रफ़्क़ा कार और उनकी फैमिली को और उनके लीडर्स को इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जब कमेंट्स होंगे तो सैकड़ों शक्ल के होंगे और अक्सर जो हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं। अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट है भी, लेट्स सी कि इसमें कोई प्रोग्रेस होती है। अगर कोई प्रोग्रेस इसमें हो पाएगी तो हमारे सामने आ जाएगी। ज़रूरत इसकी बहुत ज़्यादा है कि इस पर प्रोग्रेस होनी चाहिए, लेकिन इसको वॉच करना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट कितनी सिंसियर है, और इसके अलावा इस पर कोई कमेंट जो है वो नहीं करना चाहिए। अब इसी 14 अगस्त की निस्बत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोगों ने एक वीडियो इशू की है जो बहुत ही ज़्यादा, हाँ मैं एक इसमें कमेंट ऐड करना चाहता था, मैंने लिखा हुआ था, मैं कहना भूल गया कि पाकिस्तान के ये 14 अगस्त का जो 78 था, ये 79th यानी दिन था पाकिस्तान का, यौम आज़ादी का। इसमें सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर फुल फ्लेज इंसर्जेंसी चल रही है, बगावत चल रही है। बलूचिस्तान की बगावत के बारे में कि बलोच एरियाज़ जितने हैं वहाँ सब एक शोरश है, और खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत बड़े इलाके के अंदर एक शोरश। इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है किसी रियासत के लिए? और अगर इस शोरश के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी सारी डिस्टर्ब है तो इससे बड़ा फिर एक रियासत के लिए क्या चैलेंज हो सकता है? तो अंडर दी सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेक को रीअरेंज करें, इसमें एक सेटलमेंट करें, एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करें। वो जो एक दफ़ा कॉलिन पावल ने कहा था ना, यू ब्रेक इट यू ओन इट, उन्होंने इराक के हवाले से कहा था कि यू ब्रेक इट यू ओन इट, जिस बाउल को आप तोड़ देते हैं वो फिर आपका ही हो जाता है। तो ये जो टूटा हुआ पाकिस्तान है ये आपका ही है, इसको आपने ही बनाना है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के किसी ग्रुप ने इशू की, पाकिस्तान वाली का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे थी, मैंने भी उसको वहाँ से रीट्वीट किया है विद अ कमेंट ऑन इट कि अगर इसमें इमरान खान को इतना प्रोमिनेंटली ना इसका जिक्र किया जाता तो ये वीडियो ज़्यादा मौसर होती। मेरा पर्सनल व्यू है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं।
लेकिन ये वीडियो क्या कहती है? ये वीडियो कहती है जिसमें खातून जो हैं वो कह रही हैं कि हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एआई की मदद से हमने जन्नत से पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं जनाब कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनसे हमने रब्ता कायम किया, उनका हमने इंटरव्यू किया। और उसके बाद कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना से वो पूछते हैं कि भाई आपको जन्नत से पाकिस्तान का क्या सीन नज़र आ रहा है? और उसमें कायद अज़म कहते हैं कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जो मैंने बनाया था, ये जिसके लिए मैंने जद्दोजहद की थी, और मैं इस पाकिस्तान को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान मेरे विजन के बिल्कुल मुनाफी है, ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। ट्रेजेडी देखिए पाकिस्तान की क्या है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, कोई उनसे इत्तफ़ाक़ करे या उनसे ना इत्तफ़ाक़ करे, उनके ख़िलाफ़ हो या उनके फ़ेवर में हो, जिस चीज़ से आप डिसएग्री नहीं कर सकते कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वाज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स एंड उनकी एक अथॉरिटी थे, वो एक वकील थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया के। उस वक़्त के जो टॉप के 3 नाम हैं, जिसमें नंबर 1 सरतेज बहादुर सिप्रो का हुआ करता था, उन 3 नामों में एक मोहम्मद अली जिन्ना का नाम था, दूसरा नाम मुझे भूल गया है। और उस जिन्ना के पाकिस्तान के अंदर ना कोई आज अदालत है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई कानून है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के बनाए हुए पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसकी कोई स्पिरिट जो है वो नहीं पाई जाती। अभी क्विकली हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देख लें कि जो मैंने पहले आपको कहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये कि अब जो दिन शुरू हो रहा है मगरबी दुनिया में, अमेरिका में शुरू होगा अब से बहुत घंटों के बाद, 15 अगस्त 2025 को, उसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है उनकी उनकी मुलाकात है, समिट मीटिंग है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्चुअल मैं आपके सामने रखूँ। अलास्का में एनकरेज में ये हो रही है मीटिंग। 2021 में आखिरी समिट हुआ था अमेरिका और रूस के दरमियान, जो जेनेवा में प्रेसिडेंट बाइडन और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान हुआ था, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डायलॉग की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद 2022 में उस समिट में भी वैसे प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के हवाले से बहुत खप डाली थी। लेकिन फिर 2022 में वो जंग शुरू हुई, जिसके बारे में अब कहा जाता है, फरवरी में ही शुरू हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यूरोप की सरजमीन के ऊपर सबसे बड़ी जंग है, जिसके नतीजे में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों की डेथ हो चुकी है और मिलियंस जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं और बेतहाशा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ट्रंप ने उनकी पोजीशन मसलसल चेंज हो रही है, लेकिन लेटेस्ट उनकी पोजीशन ये है कि कोई फौरी सीज़ फायर यहाँ से एक्सपेक्ट ना करे पहली मीटिंग से, क्योंकि मीटिंग पॉजिटिव होगी। वो कहते हैं कि पुतिन जो है वाकई ही वो इसका हल निकालना चाहते हैं, वो एक पीस करना चाहते हैं। लेकिन एक सेकंड मीटिंग उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, और एक ऐसी सेकंड मीटिंग जिसमें उन्होंने अपना आइडिया जो है वो दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में मैं समझता हूँ कि एक 3 लोग कम से कम होंगे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि शायद उसमें और यूरोपियन लीडर्स भी पार्टिसिपेट कर सकें। उन्होंने अपना आइडिया जो है वो रूस के सामने और दुनिया के सामने रख दिया। अब इसमें देखें कि बुध के दिन, अच्छा, जहाँ ये समिट मीटिंग हो रही है वहाँ यूक्रेन में और यूरोपियंस में इसके हवाले से बहुत ज़्यादा एक टेंशन पाई जाती है, और उसका मज़हर वो वेडनेसडे के दिन बहुत बड़ी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने अपने साथ उन्होंने ज़ेलेंस्की को बिठाया, ट्रंप को उन्होंने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया, इनवाइट किया, और बाकी सारी यूरोपियन लीडरशिप जो थी, बरतानिया की, फ्रांस की, बाकी तमाम ममालिक की, उन्होंने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें ट्रंप ने ये कहा कि अगर रूस नहीं मानेगा, पुतिन नहीं प्रोग्रेस करेगा पीस के हवाले से, तो अमेरिका उनके ऊपर बहुत सख्त किस्म बड़ी उसकी सख्त इंप्लीकेशंस होंगी। इशारा उनका सीवियर सैंक्शंस की तरफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर एग्रीमेंट हो जाता है, सीज़ फायर होता है, तो उसके बाद एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है, गारंटीज़ होनी चाहिए यूक्रेन के लिए, ताकि यूक्रेन के ऊपर दोबारा रूस जो है कभी हमला ना कर सके। अब फ्रांस के सदर जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का पार्टिसिपेंट थे, इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ये रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि नेटो की कोई गारंटीज़, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नेटो की गारंटीज़ यूक्रेन को नहीं दी जा सकती। उसकी वजह साफ समझ आती है, बिकॉज रूस जो है वो यूक्रेन, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन को आपने डिफेक्टो तौर पे उसको आपने नेटो का तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। तहम ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिका, यूरोप और जो यूक्रेन के एलाइज़ हैं, वो एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म खड़ा कर सकते हैं यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अ पोटेंशियल रशियन अटैक। अब वो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म क्या होगा, इस स्टेज पे किसी को उसके बारे में ठीक तरह से पता नहीं। अब एक इसमें यहाँ पर देखें, बहुत ज़रूरी समझना है कि दोनों जो लीडर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन, उनकी जो नीड्स हैं बड़ी कन्फ्लिक्टिंग है।
जॉन बोल्टन, जिनका मैंने भी इंटरव्यू किया था, फॉर्मर एनएसए, ट्रंप के साथ रह चुके हैं, उन्होंने एक हिंदुस्तानी टेलीविजन चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनकी इस वक्त सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि वो नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करना चाहते हैं। ख़तरा ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन का दुनिया का वर्ल्ड व्यू का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी चीज़ में फंसा सकते हैं। एक ईस्ट यूरोपियन डिप्लोमेट ने, जिनका नाम पब्लिश नहीं किया रॉयटर्स ने, उन्होंने इस खतरे का इजहार किया है कि पुतिन की कोशिश ये होगी कि न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल, जिसका रूस कह रहा है कि हम न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पे बात करना चाहते हैं, और अमेरिका के साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात में वो डोनाल्ड ट्रंप को फंसा देंगे और उनकी तवज्जो यूक्रेन से हटाने की कोशिश करेंगे। पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि उनके बहुत से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इस टॉक के अंदर। वो चाहते हैं कि अमेरिका उनके ऊपर नई सैंक्शंस ना लगाए। जो पिछली सैंक्शंस हैं उससे रूस की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा है, वो सैंक्शंस जो हैं उठें। रूस की इकोनॉमी जो है ना, वो टोटली तौर पे रिसोर्स डिपेंडेंट इकोनॉमी है। रूस के पास कोई भी कमर्शियली वाइबल प्रोडक्ट और इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसकी कि दुनिया को ज़रूरत हो। रूस की इकोनॉमी इस वक्त 2.2 ट्रिलियन डॉलर की है नॉमिनल वैल्यूज़ के ऊपर। जीडीपी, अगर इसको आप जीडीपी एडजस्टेड कहते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो ये तकरीबन 7 ट्रिलियन डॉलर की बनती है। लेकिन ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी से भी छोटी है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी अंदाज़न 4 ट्रिलियन डॉलर की है। और रूस बेचता है गैस एंड ऑयल, और इन सैंक्शंस के नतीजे में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये और बात है कि रशिया का जो सेंट्रल बैंक है, कहते हैं उसने बहुत बेहतर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से रशिया की इकोनॉमी को बचा के रखा है, लेकिन उसके बावजूद रूस चाहता है कि उस पर से इकोनॉमिक सैंक्शन जो है ख़त्म हो। पुतिन का ये इंटरेस्ट है। उसके अलावा पुतिन का इंटरेस्ट ये है कि कीव में उसे एश्योर किया रहा है कि एक एंटी रशिया गवर्नमेंट नहीं होगी। अब वो ज़ेलेंस्की के होते हुए कि कैसे एश्योरेंस होगी, क्या पुतिन ये चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की को हटाया जाए। उसके अलावा पुतिन की एक्सपेक्टेशन ये है, डिमांड उनकी ये है कि नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कोई मजीद ईस्टवर्ड रशिया की तरफ एक्सपेंशन ना हो और यूक्रेन को कभी भी नेटो के अंदर दाखिल ना किया जाए। हिंदुस्तान ने अलास्का के इन टॉक्स को वेलकम किया है। इंडियन एक्सपेक्टेशन और होप ये है कि अगर रूस और अमेरिका के दरमियान में कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई डील हो जाती है यूक्रेन के हवाले से, तो हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। वैसे जो ऑयल पब्लिकेशंस हैं, उनसे मुझे ऑयल एंड गैस एनर्जी पब्लिकेशंस मैंने देखी 24 घंटे पहले, वहाँ से पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने रूस से इस महीने से तेल ख़रीदना बंद कर दिया है, एक्सक्यूज़ कर दिया है, और वो नाइजीरियन ऑयल या अफ्रीकन ऑयल जो है वो ख़रीद रहे हैं। तो हिंदुस्तानी भी अपने एक कॉम्प्रोमाइज़ की डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब एक ऐसी और डेवलपमेंट है जिससे आप लोग अक्सर कहते हैं कि क्या खबर है गाज़ा की। इसराइल की जो एयरफोर्स है और इसराइल की जो टैंक्स हैं, वो गाज़ा के नॉर्थ में उन्होंने तबाही मचाई हुई है। और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जो इस लिहाज से बड़ी अफसोसनाक थी कि गाज़ा की हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना था, उनकी गवर्नमेंट का जो भी है, कि ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त लोग भूख से ज़्यादा मर रहे हैं या बॉम्बिंग से ज़्यादा लोग जो हैं वो मर रहे हैं। इजिप्ट ने एक बार फिर कोशिश की है, हमास को इनवाइट किया है ताकि किसी तरह से इसराइल का जो मुमकिन कब्ज़ा है गाज़ा की पूरी स्ट्रिप के ऊपर से रोका जाए। और हमास ने ये कहा है कि वो अमेरिकन जो प्रपोज़ल था, जिस पे बातचीत जून जुलाई में कहीं ख़त्म हो गई थी, ये कुछ अर्सा पहले ख़त्म हो गई थी, उस पे वो दोबारा काम करने के लिए या सीज़ फायर पे और टॉक्स करने के लिए इसराइल के साथ तैयार है। लेकिन इसराइल का मूड जो है नेतन्याहू का, वो आपके सामने, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट से परमिशन ली है कि वो पूरी की पूरी गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा सिटी से लेके नीचे खान यूनिस तक उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। अब इसराइल के अंदर इसके हवाले से प्रोटेस्ट हो रही हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसराइल में गाज़ा पे हमले और गाज़ा पे कब्ज़े के हवाले से मसलसल प्रोटेस्ट हो रही हैं, और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोटेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू रेटर देखने में आई है। ये एक प्रोटेस्ट है जिसने अपना नाम रखा है 555 ये प्रोटेस्ट एसेंशली इसराइल के मिलिट्री पायलट्स जो हैं, नॉट द पायलट्स पायलट्स की ये एक कैंपेन है जिसमें बहुत पायलट्स हैं। मतलब इसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोमिनेंट पायलट्स उनके जो बहुत सेलिब्रेटेड हैं। इसमें डैन होलिट्स जो हैं, जो इसराइल के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं मिलिट्री के पहले, और बहुत ही सीनियर रिस्पेक्टेड एयरफोर्स कमांडर रहे हैं। उसके अलावा इसमें हैगाई कैट्स, जो उनके बहुत ही रिस्पेक्टेड एयरफोर्स कमांडर रहे हैं, जिन्होंने इराक पे जब ऑसरिक का न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह किया गया था तो उस मिशन को उन्होंने लीड किया था, हगाई कैट्स ने। ये लोग क्या कह रहे हैं, इनके बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है, मैंने बड़े गौर से देखा है। ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि इसराइल की पब्लिक जो है वो इस जंग से तंग आ गई है, इसके ख़िलाफ़ है, जिसमें मसलसल फ़लस्तीनियों का और इसराइली दोनों का लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, बल्कि इससे इसराइल का माशरा, सोसाइटी और पॉलिटिक्स मसलसल फ्रैक्चर हो रही है। और एज़ यहूदी एंड एज़ ए ज्यू, ये जंग अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी मॉरल शिकस्त में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी यहूदियत के लिए, इसराइल के माशरे के लिए भी और यहूदियत के लिए भी ये जंग जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो पायलट्स ये कहते हैं कि ये एक मॉरल डिलेमा है कि 50 साल पहले जब आप एक पायलट होता था
تو وہ पायलट जो है वो अपने टारगेट को देख सकता था। इस सूरत में आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपके टारगेट पे अटैक करने से किस किस्म का कोलैटरल डैमेज इंसान का वहाँ पे नीचे हो रहा है। वो कहते हैं कि अगर आज हम होते, पायलट्स होते, तो हम कभी भी हम रिफ्यूज़ करते थे, हम और मौजूदा जो लोग हैं उनको भी रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। ये इस वक़्त वहाँ की सूरत हाल है, बहुत ही अफ़सोसनाक किस्म की सूरत हाल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप कर गई है 24 घंटे में अमेरिका के अंदर, जहाँ पर एक बुज़ुर्ग किस्म का बेचारा बंदा था, 76 बरस का, एक रिटायर्ड ऑफिसर था कोई, एक रिटायर्ड शेफ़ था, जिसको स्ट्रोक के बाद उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। उसे मेटा की एआई बॉट ने अपनी मोहब्बत में फंसाया और उसको कहा कि तुम न्यूयॉर्क में फ़लाँ जगह आके मुझे मिलो। एक ऐसी एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया है मेटा एआई ने, बॉट ने, जिसका बिग सिस बिली उसका नाम है, जिसमें एक बड़ी खूबसूरत 20-21 साल की लड़की का इमेज बनता है। और ये 76 साल का बंदा, जिसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था, ये अपने घर से उस बिग सिस बिली को मिलने के लिए बेचारा चला गया और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसकी डेथ हो गई। अब जब ये डेथ हुई है तो उसके बाद ये मामला जब उठा है तो कांग्रेस को ये पता चला है, कई कांग्रेसमैन ने इसमें पोजीशन लिए, पता चला है कि बच्चों को भी जो आर्टिफिशियल बॉट्स हैं मेटा की या एआई बॉट्स हैं, वो बच्चों के साथ भी बहुत फ्लर्ट कर रही हैं, उनको भी मोहब्बत की कहानियाँ सुना रही हैं। और कांग्रेस ने बहुत इस पर खप डली और लग रहा है बहुत जल्दी मेटा की जो ये पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है, इसके ऊपर कांग्रेशनल हेयरिंग्स का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।